नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात करने वाले हैं बिहार चुनाव को लेकर। आज चर्चा करने वाले हैं बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार की बात पूरे देश में हो रही है। सभी के जहन में सवाल ये है कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार, क्योंकि बिहार की सियासत केंद्र में एक बड़ी भूमिका अदा करती है। बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है, ये भी आप जानते हैं। अब पहले चरण के लिए मतदान को लेकर प्रचार थम चुका है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 हलकों के लिए होने वाला है। एक और बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा शिखर पर है। दूसरी ओर हरियाणा में भी बिहार को लेकर घमासान देखा जा रहा है। बात बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, तो ये बिहार में अपनी अपनी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। दोनों दलों के नेता अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार भी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सैनी एक बार फिर से बिहार चुनाव के प्रचार को लेकर दंगल में उतरे हैं, कमान संभाली के। सीएम सैनी आज भी बिहार की कई विधानसभा सीटों का प्रचार करते नजर आए हैं। हालांकि सीएम पहले भी बिहार में प्रचार कर चुके हैं। एनडीए की सरकार बनेगी, ये दावा भी कई बार कर चुके हैं। केवल सीएम ही नहीं, बल्कि हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा करते नजर आए। एक और बीजेपी नेता अपनी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष के नेता महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर दावा कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और एलओपी भूपेंद्र हुड्डा ने बिहार के परिणाम पर हरियाणा में राजनीतिक भविष्यवाणी कर दी है। हुड्डा कहते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि हुड्डा ने एक बार फिर से बैलेट पेपर का मुद्दा भी जरूर उठा दिया है। उधर इनेलो की बात करें तो इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। बिहार चुनाव की बात की है और कहा कि बिहार में जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि बीजेपी की हार तय है। तो बीजेपी की हार का दावा अभय की ओर से किया गया है। किसानों के मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे। हरियाणा में किसान परेशान हैं, लेकिन बीजेपी बिहार में प्रचार में जुटी है। तो आज बिहार को लेकर, बिहार इलेक्शन को लेकर, बिहार इलेक्शन के हरियाणवी कनेक्शन को लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ सवाल भी आपको दिखाते हैं जिन पर बात होगी। तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि चुनाव होने के बाद 2 चरणों में 2 फेज में आप जानते हैं वोटिंग होनी है। उसके बाद परिणाम आना है। परिणाम के बाद ही पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। लेकिन उससे पहले सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार में किसकी होगी सरकार। बिहार में एनडीए की नैया क्या इस बार भी होगी पार? क्या इंडी गठबंधन कोई कमाल दिखा पाएगा? क्या इंडी गठबंधन बना पाएगा सरकार? बिहार चुनाव से हरियाणा की सियासत ने गति क्यों पकड़ ली है? एक सवाल यह भी है, जब हम कांग्रेस को लेकर बात करते हैं, हरियाणा से बहुत सारे बीजेपी नेता बिहार के चुनावी दंगल में हैं। प्रचार किया गया कि सीएम समेत कुछ मंत्रियों समेत बीजेपी के दिग्गज बिहार में नजर आए। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, उन लोगों की ओर से दूरी क्यों बनाई गई? स्टार लिस्ट में हरियाणा कांग्रेस के केवल 2 नेताओं का नाम भी क्यों सामने आया? कांग्रेस ने एक सवाल ये भी है बैलेट पेपर वाला, इस पर भी थोड़ी चर्चा होगी। बैलेट पेपर का राग एक बार फिर से कांग्रेस ने क्यों छेड़ दिया है? तो आज के जो सवाल रहेंगे वो हमने आपको दिखाएंगे। ये जाले में ही एक यात्रा निकाले थे। यात्रा क्या थी? घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मुझे बताओ जाले वालों, बिहार से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश में जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल दो। हम देश से चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, ये तय केवल और केवल बिहार के लोग कर सकते हैं, बांग्लादेश के लोग नहीं कर सकते हैं। भाषण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। और ये मत सोचिए, बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है।
नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है। खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। तो आप दूर दूर से आए, हमारे यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट जी हैं, आइए जरा, राजेश राम जी, ये कांग्रेस पार्टी के बिहार में सबसे सीनियर नेता हैं। इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये संविधान है। हमने वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की, ये लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में वोट चोरी की। आपको सतर्क रहना है, पोलिंग बूथ पे ध्यान से रहना है। ये फिर से चोरी करने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता इनको रोकेगी। देखिए, ये जो राहुल गांधी जी हैं, ये बहुत बड़े भविष्य वक्ता हैं, जोशी हैं। इनको पता लग गया कि बिहार चुनाव में इनका जो महागठबंधन है वो डूब रहा है, तो उन्होंने डूब के एक संदेश दे दिया सारों। इस संदेशों की भाषा होती है। उन्होंने डूब के एक तालाब में लोगों को बता दिया भी इस चुनाव में हम तो डूब चुके हैं। खड़गे जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जेलसी करते हैं, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो सारा बिहार लहलहा उठता है। सारी दुनिया उनके पीछे पीछे भागती है, सारी दुनिया उनको देखना चाहती है। और जब खड़गे जी जाते हैं तो कौवा भी मुंह उठा के नहीं देखता, इसलिए उनको जेलसी है। देखो, हमारे तो अभी बीएलओ नहीं बने, बीएलओ बनेंगे, जानेंगे, जब शुरू होगा जब बता देंगे आपको। मतलब ये है कि ना किसी वोट कटनी चाहिए, ना गलत वोट पड़नी चाहिए। वोट चोरी का लेकिन वोट चोरी का ये है, क्योंकि जिस हिसाब से है इसी वास्ते उसका एक ही समाधान है कि भाई बैलेट पे इलेक्शन कराओ। वोट चोरी का मुद्दा लगातार आप उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी बिहार में जा रहे हैं सर, उन्होंने सबूत दिए भाई, आज चुनाव प्रचार हो जाएगा। उन्होंने कर्नाटक में सबूत दिए हैं और ये हुआ है, सब कह रहे हैं, और वो नवीन पटनायक भी कह रहे हैं। तो ये बात है, इसी वास्ते मैंने कहा फिर एक ही इसका समाधान है कि बैलेट पे कराओ। सर, बिहार चुनाव किस तरीके से, बिहार चुनाव का पहला चरण है सर, आप किस तरीके से देखते हैं महागठबंधन? महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार के तो अभी बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन हालात बिहार के तो अभी बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि भाजपा वापस जाएगी। बिहार के तो अभी बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि भाजपा वापस जाएगी। तो बिहार में किसकी सरकार होगी, ये इसलिए भी हम पूछ रहे हैं क्योंकि पहले चरण के लिए मतदान को लेकर जो प्रचार होना था, दमखम तमाम दलों की ओर से दिखाया गया कि बिहार में किसकी सरकार होगी। सबकी दावेदारी है, सबके अपने अपने दावे हैं। बिहार में एनडीए की इस बार नैया पार हो पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि महागठबंधन भी जीत को लेकर लगातार दम भर रहा है। क्या इंडिया अलायंस कोई कमाल दिखा पाएगा? क्या इंडिया अलायंस इस बार बिहार में कोई बड़ा करिश्मा दिखा सकेगा? और बिहार चुनाव से पहले हरियाणा में सियासत इतनी शिखर पर क्यों गए? हरियाणा की सियासत ने क्यों इतनी गति पकड़ ली है? और प्रचार से हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं को हाईकमान ने क्यों दूर रखा कि ये भी हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं, बीजेपी वाले बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार करते नजर आए। महाराष्ट्र का, हरियाणा का, दिल्ली का हवाला दिया जा रहा है कि बिहार में कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, केवल 2 नेताओं को छोड़कर दूसरों को मौका या अवसर नहीं मिला के चुनाव प्रचार को लेकर। उसके पीछे क्या वजह है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यशपाल बत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता इनेलू रजत पंजेटा, साथ ही राकेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक चर्चा में शामिल हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। बत्रा जी, आप लोगों ने दिल्ली से ही नहीं बल्कि जितने भी अलग अलग राज्यों की इकाइयां हैं बीजेपी की, तमाम इकाइयों ने, साथ ही एनडीए के जो भी घटक दल हैं, तमाम दलों ने दमखम लगाया कि बिहार में किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, खासतौर पर जब हरियाणा के नेता कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं? क्या कह रहा है बिहार?
देखिए ये जो चुनाव बिहार का हो रहा है, हम लोग किसी भी चुनाव को, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, एक मतलब उसको प्रॉपर प्लानिंग से और सब मिलके कार्यकर्ता, बड़े से बड़े नेता भी उस समय कार्यकर्ता बन के काम करता है। अभी आपने देखा होगा हरियाणा से ही हमारे 8 मंत्री और पूर्व मंत्री और कई नेता गए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार जा चुके हैं वहां पे, तो प्रचार के लिए गए हैं। हम सब मिलके हमारा देश हित के अंदर काम करते हैं और उसके लिए हमें चाहे किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, कोई भी छोटे से छोटा काम क्यों ना जाके वहां करना पड़े, हम लोग सब मिलके काम करते हैं। सिर्फ संगठन और पार्टी के लिए और देश और प्रदेश के हितों के लिए काम करते हैं। तो हमारे जो हरियाणा से गए हुए नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उनके साथ 8 मंत्री गए हैं, पूर्व मंत्री गए हैं, कई एमएलए गए हैं, बहुत सारा हरियाणा से भी काफी लोग वहां पे गए हुए हैं। तो सब मिलके बिहार चुनाव को जीत के आएंगे। अच्छा रिस्पॉन्स है वहां पे और एक तरफा जीत, जैसे हम लोग पहले जीतते आ रहे हैं, इस इलेक्शन को भी उसी तरीके से हम जीत के आएंगे। अब पूर्व में रहे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात तो उठाई थी, ईवीएम को, अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल के माध्यम से जो बयान उनके आ रहे हैं कि उनको बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो फिर ये मुझे लगता है ईवीएम का जिन फिर बाहर आ गया। ईवीएम पे आरोप लगना तय है और इनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो आने वाला बिहार का चुनाव है, मुझे लगता है कांग्रेस को दिखाई दे गया, इसलिए ईवीएम का जिन इन्होंने बाहर निकालना धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, पहले ईवीएम, फिर वोट चोरी, फिर ईवीएम, फिर वोट चोरी, इन चीजों से बाहर निकल के लड़ाई लड़ना, संगठन और लोगों के बीच में जाके काम करे, जनता इनको एक्सेप्ट करे, वो लड़ाई लड़नी इनको चाहिए, ना कि इन चीजों के अंदर कि ईवीएम खराब है या इस तरीके के जो आरोप लगाते हैं बार बार, उन चीजों से दूर रहना चाहिए। तंवर जी, खुद बत्रा जी ने गिनवाया सीएम, कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री, बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी चुनाव प्रचार में उतरे, खुद सीएम आज वहां मौजूद हैं। क्या वजह क्या रही कि केवल 2 नाम, जिनमें नरवाल के, रणदीप सुरजेवाला के, उनके अलावा हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस से किसी बड़े नेता को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं भेजा? देखिए ज्योति जी, आज जिस प्रकार से आपने बिहार के चुनाव का विषय रखा है, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ वोट चोर करने वाली पार्टी है, जिस तरह से देश विदेश ने, सारी दुनिया ने देखा चंडीगढ़ में इन्होंने किस प्रकार से जनादेश चोरी किया था, उसी प्रकार से विगत के अनुभव के आधार पे कह रहा हूं कि ये अगर वोट चोरी में किसी वजह से विफल हो जाए, फिर ये जनादेश चोरी करते हैं। किस प्रकार से विगत 2020 का बिहार के विधानसभा का चुनाव था और उसके बाद किस प्रकार से इन्होंने जनादेश चोरी करके आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अन्यथा आप याद करें 2020 में जो विधानसभा का चुनाव था, उस समय भी जो आज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेता हैं या इनके राष्ट्रीय नेतृत्व है, इसी प्रकार की बयानबाजी ये उस वक्त भी कर रहे थे और उसका क्या असर निकला था, ये देश विदेश और सारी दुनिया ने देखा था। इसके अलावा जो जनादेश चोरी करने का विषय है, वो सिर्फ बिहार का नहीं है। इन्होंने मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जनादेश चोरी किया था वो जग जाहिर है। राजस्थान में इनका जिस प्रकार से प्रयास था वो इस दुनिया ने देखा है। महाराष्ट्र में इन्होंने जनादेश चोरी किया, गोवा में इन्होंने जनादेश चोरी किया। निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने का निरंतर प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से वोट चोरी को रोके और जनादेश चोरी को रोके। इसके अलावा जो आपका सवाल है, हरियाणा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण से को संदर्भ में, जिस तरह से श्री रणदीप सुरजेवाला साहब की ड्यूटी बतौर स्टार प्रचारक लगी है और वो निरंतर अपनी ड्यूटी का वहां पे निर्वहन कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन के जिन जिन साथियों की ड्यूटी बिहार चुनाव में लगी है, वो सारे के सारे लोग सारे निरंतर बिहार चुनाव में अपना काम कर रहे हैं। और जो एक विषय और आज आपकी डिबेट का है, बैलेट का, देखिए बैलेट का जहां तक मांग है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग तो है ही है। इसके अलावा जिस प्रकार से पूरे देश में और विदेश में जो ईवीएम है उस पे संदिग्ध प्रश्न है, तो उसके दृष्टिगत मैं कह सकता हूं कि आज जिन प्रकार से ईवीएम का इजाद करने वाले, प्रयोग करने वाले देशों ने ईवीएम का प्रयोग रोक दिए, क्योंकि इसकी जो
इसकी कार्य प्रणाली और संदिग्ध है, उसके आधार पर भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए भी ईवीएम का प्रयोग निषिद्ध होना चाहिए और बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। और तंवर जी, हरियाणा इतना प्रदेश तो क्लियर है आपकी बातों से। आप कह रहे हैं बीजेपी क्या करेगी, या तो ये वोट ही चोरी कर लेंगे या फिर चुनाव चोरी कर लेंगे, या तो पहले ही गड़बड़ी कर दी जाएगी या फिर परिणाम के वक्त कर दी जाएगी। आप लोगों को जरा सा भरोसा नहीं है चुनाव की प्रक्रिया पर, तो मुझे ये समझ में नहीं आता आप लोग किस कॉन्फिडेंस के साथ दावा करते हैं फिर हम जीतेंगे। देखिए, और अगर बीजेपी जीत जाती है तो मैंडेट की चोरी हो जाती है, आप लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक से काम करती है। देखिए ज्योति जी, मैंने उदाहरण सहित बताया कि किस प्रकार से ये मैंडेट चोरी करने वाले लोग हैं। क्या इन्होंने अतीत में बिहार में नहीं किया? क्या इन्होंने मध्य प्रदेश में मैंडेट चोरी नहीं किया? क्या इन्होंने चंडीगढ़ में मैंडेट चोरी नहीं किया? ये मैंडेट चोरी के प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस प्रकार से धन बल का हॉर्स ट्रेडिंग करके ये मैंडेट की चोरी करते हैं, तो ये जग जाहिर है, इसमें कोई किंतु परंतु का विषय ही नहीं है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निरंतर इस प्रकार की जो बेकायदगी हैं और लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई है, संविधान बचाने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को निरंतर लड़ रही है। चलिए मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ूं उससे पहले बत्रा जी काफी देर से कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए बत्रा जी। अशोक अपने तंवर जी बैठे हैं अभी, सुखबीर तंवर एक बात बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी और इस तरीके से इलेक्शन चोरी, और वहां पे इस तरीके से हुआ, हरियाणा में ऐसे हुआ, कई की नाम इन्होंने स्टेट के गिनाए हैं, वोट चोरी का नाम लेके हैं। अच्छा मुझे एक चीज आप बताएंगे, वो विषय वोट चोरी का है कैसा, वो कब कैसे होते हैं वोट चोरी? पहले तो अपने राष्ट्रीय, जो आपका राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने बड़ा उजागर किया था ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा, आप उनको तो ये क्यों नहीं समझाते कि आप एक रिटर्न में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? अगर इतनी उनके अंदर सच्चाई है, इतना ही सब कुछ ठीक है और वोट चोरी हुए हैं, आपको पता है, इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों के पास, तो आप उनको रिटर्न में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? इलेक्शन कमीशन ने तो ओपनली कहा था कि आप आओ, हमें बताओ कि कौन कौन से पॉइंटों पे आप रिटर्न कंप्लेंट करो या एक एफिडेविट दो कि ये जो मैं बोल रहा हूं, ये सब चीजें मैं जो लोगों को भ्रमित कर रहा हूं कि वाकई में भ्रमित कर रहा हूं, ये सच्चाई है। तो आप लोगों ने उसको क्यों नहीं आगे बढ़ के वो काम किया? तो देखिए मेरी एक तंवर जी, हालांकि बहुत बार हमने जब इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा की है, बहुत सारी डिबेट्स की है कि कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते, एफिडेविट क्यों नहीं दे दिया जाता, ये केवल आरोप लगा देना और केवल आरोप ही लगा देना, क्या इससे वोटर्स यकीन करेंगे? वो छोटा सा जवाब आपका। आप लोगों ने जिस तरीके से भ्रमित करते हैं, आप ईवीएम पे साथ साथ मत बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, दर्शक नहीं सुन पाएंगे ऐसे। काम है। मैं यशपाल भाई की बात नहीं सुन पाया, लेकिन आपके वक्तव्य से जो मैं समझ पाया हूं, मैं जवाब दे देता हूं। क्या चंडीगढ़ का चुनाव चोरी नहीं किया? किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इनको मुंह की खानी पड़ी थी? और हरियाणा में किस प्रकार से पंचायत के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला? और जिस प्रकार से उचाना का चुनाव है उसमें एक पुनर्मतदान जो एक संवैधानिक विषय है, उसकी अवहेलना हुई और जो कि पिटीशन है। तो मैं ये उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि ये अपने आप में उदाहरण है, इसलिए हम बार बार इस प्रकार की बात करते हैं और आरोप नहीं लगाते, सच्चाई की बात है और ये देश और दुनिया में सबने देखा हो जाता है। ये मुझे नहीं समझ आया आपका, ये दोहरा चेहरा आप लोग क्यों यूज करते हैं? कहीं सुप्रीम कोर्ट ठीक है और कहीं गलत है, कहीं ठीक है कहीं गलत है। जो संविधान जी के साथ जो खिलवाड़ करेगा। चलिए मैं पंजेटा जी को चर्चा में जोड़ रहा हूं। पंजेटा जी, आप लोगों का बिहार चुनाव एक समय में आप लोग ताऊ देवीलाल के साथ बिहार से, यूपी से, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे बड़े नेता रहे जो कि आज भी सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं, और अलग अलग जब भी कार्यक्रम खास तौर पर होते हैं ताऊ देवीलाल जयंती पर, उनको इनवाइट भी किया जाता है, कई बार आते भी हैं, कई बार नहीं भी आते। इस बार आप लोगों का क्या रुख था? क्योंकि राजद के प्रति थोड़ा अभय चौटाला का ये रहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो या तो वो प्रचार करेंगे या मदद करेंगे जितना भी हो पाएगा, तो क्या उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा इस बार बिहार में? निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पहले भी रहा है, लालू यादव जी के लिए भी रहा है, और इस बार भी हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट रुख है कि जो भी हमारे जानकार जिस तरीके से भी हम मदद कर सकते होंगे हम तेजस्वी यादव की करेंगे। वो एक कारण भाजपा के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा वो कारण है कि हमारा जो रुख है पार्टी का वो एंटी बीजेपी है, और
बिल्कुल इस बार बदलाव आएगा, क्योंकि अगर हरियाणा के नेता, उस बात पे तो मैं आऊंगा बाद में, जो मुख्यमंत्री ने कही है, लेकिन भाजपा के नेता किस मुंह से जाके, हरियाणा के जो नेता हैं वो किस मुंह से जाके बिहार में जाके बात करते हैं वोट मांगने की, और उन्होंने हरियाणा की क्या दुर्दशा कर रखी है किसान की। किसानों का बुरा हाल है हरियाणा के अंदर, ना टाइम पे खाद मिल रही है, ना एमएसपी मिल रही है, ना बीज मिल रहा है, ना समय पे यूरिया मिलती है। और ऊपर से आप देखिए कि हरियाणा के अंदर क्या मॉडल प्रस्तुत करेंगे, हरियाणा के क्राइम के बारे में बात करेंगे, हरियाणा के ये बताएंगे कि हरियाणा में कर्ज क्या है, आज क्राइम की क्या स्थिति, आज बेरोजगारी की क्या स्थिति है हरियाणा के अंदर, क्या बताएंगे हरियाणा के अंदर कि आज युवा जो है नशे के अंदर की लपेट में सारा का सारा पंजाब से भी ऊपर आ गया है। हर 5वें दिन एक युवा ड्रग ओवरडोज से मर रहा है, पंजाब से भी 72 लोग हैं। किसान के ऊपर आज कर्ज कितना है, बच्चे डंकी के रूट से जमीनें बेच बेच के बाहर जाने पे विवश है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बाहर जाके क्या आप प्रचार करेंगे, पहले अपने हरियाणा के बारे में बताएंगे क्या। और मुख्यमंत्री जी अगर जाकर ये बाहर बोलते हैं कि मैं बिहारी हूँ, तो वो अपने आप को बिहारी कहते हैं। मैंने पहले भी डिबेट में इस बात की चर्चा की थी, तो ये उनको ये भूल गए शायद कि लौट के उनको हरियाणा में ही आना है। अगर किसी हरियाणा वाले ने उनसे पूछ लिया कि आपके नान के दादके में से किसकी रिश्तेदारी बिहार में पड़ती है, तो जवाब दिए नहीं बनेगा उनको। तो लेकिन ये मुद्दा, और उसके बाद अगर मैं भी सुन रहा था हर चुनाव में उठा के ये घुसपैठियों वाला मुद्दा, समझ में नहीं आता भाजपा क्या साबित करना चाहती है। अरे आप देश की सत्ता में काबिज हैं 2014 से, और अगर आप फिर भी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं, और नीतीश कुमार जी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिछले 20 साल से 2005 से बिहार की सत्ता के ऊपर काबिज है। उनके भाजपा के साथ कितनी बारी मिलके, आज भी भाजपा के साथ मिलके एनडीए की सरकार चला रहे। मुझे तो यही नहीं समझ में आता, कभी समर्थन किसी का कभी किसी का लेके। अगर 20 साल से नीतीश कुमार जी ने भी घुसपैठियों को हटा पाए, बांग्लादेशियों को, तो फिर आप किस मुंह से यहाँ बैठकर, मतलब आपने ये चुनावी भाषण दे दिया आपने। आप ये सोचते हैं कि जनता बिल्कुल बेवकूफ है। और अगर मैं आखिर के अंदर, आपने बड़ा इतना वाजिब सवाल उठाया, और मैं भी कई बार उठाता हूँ इस बात को। आपने कांग्रेस से सीधा एक सवाल किया कि जब आप वोट चोरी की बात करते हैं और आप सुनिश्चित हैं इस बात के लिए, आप सबूत भी पेश करते हैं, आप सारी बात करते हैं, और उसके बाद भी आप जीत का दावा कैसे करते हैं? अगर आपको एक चीज की लड़ाई लड़नी है तो एक साइड होके लड़िए, क्लियर कट लड़िए, या इस साइड होइए या इस साइड होइए। आपके हरियाणा के कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, कि या सारे विधायकों ने दिया है, या देश में आपको, अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो आपके सारे के सारे जो ऑपोजिशन के एमपीज है वो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं कि जब तक बैलेट से नहीं होगा हम रिजाइन देते हैं, हमें लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया, हमें पता है वोट चोरी हो रही है, और वोट चोरी हो रही है तो आप बनते रहेंगे। अरे अगर वोट चोरी हो रही है, पता भी है वोट चोरी से बन रहे हैं, और हर बार ये ऐसे बनते रहेंगे, और आप बैठे मुंह देखते रहेंगे। अगर चुनाव मैन्युपुलेट आपने एक तरीके से बोल ही दिया कि चुनाव वोट चोरी हुई है, 40 लाख वोट महाराष्ट्र में हुए हैं, आपने बिहार के बता दिए, कर्नाटक में बता दिए, आपने सारा कुछ बता दिया, आप एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर उठा रहे हो, तमिलनाडु की कई पार्टीज है वो एसआईआर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं, तो आप एक तरफ क्यों नहीं होते हैं सारी के सारे? बिल्कुल, हाँ, आधी अधूरी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? और ये तो ये पंडिता जी जीत गए तो फिर ठीक है, उसके बाद कोई चर्चा नहीं। अगर हार गए तो पहले से उत्तर तैयार के, हार की वजह, हार का ठीकरा, ना कोई जिम्मेदारी लेता है, ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार के, जीत का क्रेडिट लेने को सभी तैयार के। लेकिन अगर हार गए तो फिर वोट चोरी, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, ये सारी बातें एक साथ सामने रखी जाएंगी। नहीं, मैं कहता हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। राजनीति में आप पूर्ण रूप से किसी भी बात को ना इनकार कर सकते हैं, ना किसी बात का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक एक स्टैंड ले लिया तो कम से कम एक लोकदल जैसा स्टैंड तो लो कि भैया आर या पार की लड़ाई तो लड़ो। आपसे लीड नहीं होती, हम लीड कर लेते हैं, हमारे तो 2 हैं, बताओ कब दे रहे हो, सारे के सारे हम तो दे देंगे। मगर इनमें गुर्दा तो हो किसी बात का, ये तो वर्कआउट करने वाले लोग हैं। किसी बात को अगर आप बोल रहे हो जनता के सामने, वो आप पे तब विश्वास करेंगे जब आप कहो नहीं, पूरी तरीके से दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है, पूर्ण बहिष्कार है जब तक नहीं होता। हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया था, मैं आपको बताता हूँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन की हमारी एक कंडीशन थी, अगर हम सिर्फ तब सपोर्ट करेंगे अगर बैलेट से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से होगा।
तो ठीक है। आप ये क्यों नहीं सुनिश्चित करते इस बात को, पीछे पीछे बोल भी देंगे और चुनाव भी होते रहेंगे। तो ये तो आप यानी आप ये बोल रहे हो कि आपके अंदर एक डाउट है, आप पूर्ण रूप से आप श्योर नहीं हो। अगर आप कहीं जीत जाते हो तो वो आपका डाउट को आप वही वाली बात है कि फिर आप चुप करके बैठ जाओगे, जैसे हुड्डा जी जीत गए और लोग कांग्रेस वाले जो जीते हैं, जो हार गए वो सारे के सारे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कुछ कहीं तो अदालत भी चले गए उनमें, उदयभान समेत। जी जी जी। मैं राकेश जी आपसे समझना चाहूंगी, ये जो हरियाणवी कनेक्शन, क्योंकि बिहार से जो लोग हरियाणा में रह रहे हैं, कुछ उद्योगों में काम करते हैं, कुछ और भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि हरियाणा में काम करते हैं, उनको हरियाणा सरकार की मदद से बिहार भेजा गया। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया कि सीएम भी खूब जमकर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। आप क्या मानकर चल रहे हैं, जिन राज्यों में बीजेपी है, क्या उसका, हरियाणा समेत जिन राज्यों में बीजेपी है, उसका कोई इम्पैक्ट होगा? जो विजयरथ बीजेपी का लगातार चला आ रहा है वो चल पाएगा बिहार में इस बार भी? देखिए ज्योति जी, ये बिल्कुल सही है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसका मकसद होता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को जीत दिलाए। और जिस तरीके से बीजेपी की देखिए कई प्रदेशों में सरकार है, हरियाणा के साथ साथ, और पूर्वांचल के बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो लोग हैं जो रोजगार के लिए, चाहे वो हरियाणा आए हों या दूसरे प्रदेशों में आए हों, चाहे वो महाराष्ट्र में हों, चाहे वो अन्य प्रदेशों में हों, तो सभी कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए बिहार में पहुंचेंगे। और निश्चित तौर पर सरकार की ये कोशिश रहती है कि हम वोटर्स को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में वोट डलवा सके। और जहां जहां बीजेपी राकेश जी की आवाज नहीं आ रही, चलिए फिर से कनेक्ट कीजिएगा इन्हें। बत्रा जी, आपने कांग्रेस को सुना, इनको तो विश्वास ही नहीं है, ना आप लोगों पर है ना चुनाव आयोग पर है। वोट चोरी करेंगे, वोट चोरी नहीं बिकी, चुनाव परिणाम आप लोग बदल देंगे। दूसरा, इनेलो प्रवक्ता पंजेटा साहब भी कह रहे हैं जब हरियाणा के नेता जा रहे हैं वहां प्रचार करने, तो हरियाणा की क्या मिसाल देंगे? हरियाणा का तो हर वर्ग परेशान है, जो कि विपक्ष को लगता है। ज्योति, ये तो अपना खुद का ही विश्वास खोए बैठे हैं, पहले ही हारे बैठे हैं, पहले ये मान चुके हैं। चलिए राकेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए अगर आपको आवाज मिल रही है, फिर मैं आती हूँ बत्रा जी इन्हीं सवालों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जहां है पर चर्चा है वो जाकर वोट भी डाले। अभी नेटवर्क इश्यू है राकेश जी, एक बार फिर से मैं कहूंगी टीम को आपको फिर से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप विस्तार से अपनी बात रखिएगा। बत्रा जी, आप अपनी बात पूरी करें। चुनाव को लेकर भी सवाल है, यहाँ हरियाणा में जो हालात हैं, अगर हरियाणा के नेता वहां प्रचार करने जा रहे हैं तो वहां हरियाणा के क्या उदाहरण आप लोग पेश कर रहे हैं? देखिए ज्योति, पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता और उनके जो विचार हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग पहले ही विश्वास खो चुके हैं। जनता से तो खोए बैठे हैं, अपने मन से भी हार चुके हैं, कि अपने दिलों से भी हारे बैठे हैं, कि बार बार लोग जिस तरीके से इनको नकार रहे हैं उस वजह से भी निराशा का माहौल है इनके अंदर। उसके लिए इनको मेहनत करनी चाहिए, पब्लिक में जाके लोगों को समझाना चाहिए। जो आप इस चैनल पे बैठ के बताना चाह रहे हैं वही बात आप लोगों के बीच में उनको समझाएं। जो लोग आपकी नहीं मानते उनको बताएं कि हम क्या सच्चाई है, हमारी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। वो तराजू लोगों को तोलने दीजिए, जो तोल के पब्लिक बार बार आपको निराशा का माहौल, निराशा का वो दिन दिखाते हैं। जीत वाला विषय ही आप लोगों की लिस्ट से खत्म हो चुका है, तो वो उस पर काम करना, उस पर मेहनत करना शुरू करें। ये इन बातों से छोड़ दें, ईवीएम या दूसरी बातें कि हमें विश्वास नहीं है, ये निष्पक्ष होकर इलेक्शन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। जो देश देख रहा है, देश के अंदर जो दिखाई दे रहा है, देश की जनता को जो दिखाई दे रहा है, वो बार बार बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी के जो किए हुए काम हैं उनके पक्ष में। ये आपको समझना पड़ेगा। अब रही बात इनेलो प्रवक्ता की बात, कि हरियाणा के अंदर काम नहीं हो रहा, हरियाणा के नेता वहां है तो यहाँ काम कौन संभालेगा, काम कौन। देखिए, हमारे बीजेपी के अंदर एक बड़ा अच्छा सा एक सिस्टम है। एक संगठन अलग काम करता है, सरकार अलग काम करती है, पार्टी अलग काम करती है। ये विषय संगठन का है। संगठन के लोग, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, चाहे कहीं के भी हैं, पूरे देश के संगठन के जहां जहां भी लोग हैं वो वहां पे जाके काम करते हैं।
इनकी तय नहीं। एक वन मैन आर्मी, वन मैन नेता, वन मैन परिवार, वन मैन लोग, एक ही आदमी है, एक ही नेता है, एक ही लोग है, उन्होंने ही तय करना है, उन्होंने ही बताना है सुबह शाम दोपहर। तो वो लोग ये कह सकते हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि पार्टी को चलाया कैसे जाता है। हरियाणा की जनता अगर खुश ना होती, हरियाणा की जनता को तसल्ली ना होती, तो तीसरी बार हाँ, तीसरी बार अब तक के सबसे बड़े मैंडेट के साथ आप लोगों को क्यों चुनते हैं? माननीय नैतिक सैनी जी की सरकार जो तीसरी आई है, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा लक्ष्य तो राजनीतिक दलों का चुनाव जीतना ही है। सबसे बड़ी परीक्षा भी चुनाव जीतना ही है। लगातार तीसरी बार जीते हैं, जाहिर आप लोगों के पास ये बात है कहने को। जीतने की कोशिश। चलिए अभी आप सुनेंगे राकेश जी की जनता की जिम्मेदारी, जनता की राकेश जी, चलिए नेटवर्क अगर साथ देता है, मैं हरियाणा से ही जोड़कर पूछ रही थी और दूसरे जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनका कितना इम्पैक्ट बिहार पर हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में तो बिहार के लोग यहाँ पर भी रहते हैं। ज्योति एक बार दोबारा क्वेश्चन करो, मैं ब्रेक हो रही थी। नहीं, मैं राकेश जी से बात कर रही हूँ। राकेश जी हैं क्या पीसीआर? बिल्कुल सही। देखिए हरियाणा में एक बहुत बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं पूर्वांचल बिहार का वोटर्स वहां पर रोजगार के लिए। चलिए पीसीआर फिक्स करें, बार बार ये इश्यू हो रहा है। मैं कांग्रेस का रुख कर रही हूँ। तंवर साहब। ज्योति जी, आज आपके अलावा चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ सीधे लिए चलते हैं। संपत सिंह से खास बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता साहिल रुखाया। कल इनेलो में शामिल होने वाले हैं संपत सिंह, उससे पहले क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको सुनवाते हैं।